हाय बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करूंगा। आपको आज ऐसा पता है कि 27 फरवरी को आपका साइंस का एग्जाम है, उसको मैं रिलेट करके आज फिजिक्स का सेशन लेके आया हूं। आज फिजिक्स से जितने संबंधित प्रश्न बनेंगे उस पर चर्चा करूंगा। उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी। 2 दिन में आपको तीनों वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा अलग अलग। और जहां तक मेरा उम्मीद है कि यदि आप जितने टॉपिक मैं इसमें कवर करा रहा हूं उतना ही करके जाएंगे तो मुझे उम्मीद है, पूरा पूरा उम्मीद है कि आपको जो 70 का पेपर होता है, 30 तो विद्यालय से मिला है, 70 के पेपर में आप 60 प्लस करके जाएंगे। निश्चित है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप कम पढ़ के जाएं लेकिन बेहतर करके आए। इसी आशा के साथ हम आपको चर्चा करते हैं। देखिए, पहला ही पार्ट है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखिए बच्चे, यहां मैं पूरा डीपली आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ यहां समझाने का कार्य करूंगा। जिस जिस टॉपिक को मैं कवर करूं उसको आप एक बार फोर्सली अपने बुक से देख लीजिएगा और निश्चित आप 60 प्लस पाएंगे। 70 में और 30 तो आपके विद्यालय में मिला ही मिला होगा। तो ऐसे माने तो 90 प्लस आपका परसेंट बनने वाला है। 90 प्लस साइंस में आप पाएंगे, ये मेरा दावा है आपके साथ, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पहला शब्द है परावर्तन। पहला शब्द है परावर्तन। परावर्तन, देखिए ये वीडियो में स्पष्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है साफ साफ। परावर्तन, तो देखिए बच्चों, परावर्तन क्या होता है? परावर्तन को अगर देखा जाए तो ये क्या होता है? परावर्तन और कह किसमें हो रहा है परावर्तन? दर्पण में हो रहा है। तो दर्पण किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। दर्पण एक प्रकार का कांच ही होता है, जैसे लेंस वैसे ही दर्पण। लेकिन दर्पण में क्या होता है? कलई या पॉलिश किया रहता है, जबकि लेंस में नहीं किया रहता है। तो देखिए बच्चों, वो जो दर्पण है ये दर्पण रहा। अब इसमें देखिए परावर्तन जो होता है, किसी चीज का परावर्तन होगा, किसी किरण का अगर परावर्तन होगा बच्चों तो वह एक के माध्यम से उसी माध्यम में परावर्तन होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम माने, परावर्तन कैसे होगा? ये किरण आती हुई आपको प्रतीत हो रही है, किरण इधर से आ रही है और यह किरण क्या हो, यहीं से घूम जाए, ऐसे चली जाए, तो इसे क्या कहेंगे? यह किरण जो है आपकी, यह किरण है आपतित किरण। यह आपकी आपतित किरण है, यह आपकी आपतित किरण। यह आपकी क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसके मध्य में बच्चों क्या होता है? अभिलंब होता है। इसके मध्य क्या होता है? अभिलंब खींचा जाता है। यह अभिलंब खींच देते हैं हम, अभिलंब खींच देते हैं। देखिए बच्चों, ये अभिलंब खींचा गया। तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इस कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहते हैं बच्चों। तो यहां देखिए, ये परावर्तन क्या है? परावर्तन क्या है कि एक ही माध्यम, जब प्रकाश की किरणें एक ही माध्यम में किसी तल पर आ करके और उस तल से टकराने के बाद पुनः परावर्तित हो जाती है, मतलब अपने मार्ग से विचलित होकर के उसी माध्यम में चली जाती हैं, उसे हम परावर्तन कहते हैं बच्चों। तो देखिए क्या है, और इसके 2 नियम जो होते हैं, वह 2 नियम क्या है मुख्यतया? कि इसमें जो आपतन कोण होगा वह परावर्तन कोण के बराबर होगा, और यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों किस बिंदु पर होंगे? एक ही बिंदु या एक ही माध्यम में होंगे, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये नियम होता है। इसको आप डीपली अपने बुक में देख लीजिएगा बच्चों। तो ये रहा परावर्तन, और इसी के साथ अपवर्तन आप देख लीजिए। परावर्तन के साथ अपवर्तन देख लीजिए। देखिए बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, परावर्तन एक ही माध्यम में हो रहा है। जैसे यहां से किरणें आई और यही जा रही है, मतलब चाहे ये सघन हो चाहे विरल हो, जो माध्यम हो उसी माध्यम में परावर्तन हो रहा है। किरण आ भी रही है उसी माध्यम में, जा भी रही है उसी माध्यम में। लेकिन अपवर्तन में बच्चों ऐसा नहीं होता है। अपवर्तन में क्या होता है कि जैसे मानिए ये आपका कोई तल है, इधर मान लीजिए सघन माध्यम है, सघन है, इधर क्या है? विरल माध्यम है। सघन और विरल आप सभी समझते होंगे। सघन का मतलब घना हुआ, वो पास पास, जहां अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं। और विरल का मतलब होता है बीडर। बीडर अर्थात कि दूर दूर,
जो कहते हैं ना कि दुनिया में बिरले लोग ऐसे मिलेंगे, तो बिरले का मतलब कुछ लोग, तो कुछ क्या होंगे, बिरल होंगे। बिरल मतलब दूर दूर हैं, वो सब जगह उपस्थित नहीं है बच्चों। तो देखिए यहां से अगर प्रकाश किरणें आए तो प्रकाश किरणें क्या होंगी, यहां से मान लीजिए ये प्रकाश किरण ऐसे आई, और प्रकाश किरण जब आई तो यहां से देखें तो इस पर भी तो एक अभिलंब खींचा जाएगा बच्चों, इस पर भी एक अभिलंब खींचा जाएगा, ये नीचे भी आएगा अभिलंब आपका। तो अभिलंब नीचे आया, और जैसे ही यहां से आपतित किरणें आ रही हैं, आपतित किरण आ रही है, और जैसे ही वह दूसरे माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम में, तो यह ऐसे चली जाएगी। तो बच्चों यहां देखें, इस प्रकार से ये कोण जो बनता हुआ दिख रहा है आपको, दोनों कोणों में थोड़ा अंतर दिखता है। ये क्या होता है, आपने जो अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है बच्चों, वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है। मतलब आपतित किरण, ऐसा कह सकते हैं कि आपतित किरण एक माध्यम से आती है, और तल से टकराने के बाद वह या तो अभिलंब के पास या अभिलंब से दूर जाती हुई दूसरे माध्यम में प्रतीत होती है। यह होता है अपवर्तन बच्चों। तो देखिए अपवर्तन क्या हो रहा है कि यहां ये आ रही है, यहां आ रही है, और यह इससे पास आती है, दूर जाती, इसको भी मैं स्पष्ट कर दूंगा। देखिए यहां क्या है बच्चों, ये आपकी आपतित किरण है, इसको बार बार नहीं लिख रहे हैं, ये आपकी कौन सी है, अपवर्तित किरण। अब देखिए उसी माध्यम में जाएगी तो परावर्तित होगी, दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपवर्तित होगी, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण बच्चों, और ये क्या हुई, आपतित किरण। ये क्या है आपकी आपतित किरण। तो देखिए आपतित किरण आई, अपवर्तित किरण होके गई, और वो क्या थी, आपतित किरण होके आई थी और परावर्तित किरण होकर के चली गई थी। जैसे आई और फिर चली गई तो वो परावर्तित उसी माध्यम में, लेकिन एक माध्यम से आए दूसरे में जाए तो वह अपवर्तित हो जाएगी बच्चों। तो देखिए यहां क्या है, जैसा मैं बोला हूं कि वह पास आती है, क्या होती है, पास आती है और चली जाती है। पास आएगी या विलंब के पास आएगी या विलंब से दूर जाएगी। इसका रीजन ये होता है बच्चों कि जब सघन माध्यम से क्या होता है, किरण जो होती है, अपवर्तित किरण जो होती है, वह सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रही है, चूंकि विरल माध्यम में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर जाएगी, और अगर विरल से सघन में जा रही है तो वह अभिलंब के पास जाएगी। इसका कारण क्या होता है कि जब यह इसमें विरलता होती है तो यहां इसकी गति तेज हो जाती है बच्चों, और जब गति तेज हो जाती है इस किरण, अपवर्तित किरण की, तो यह दूर भाग जाती है, और सघन माध्यम में इसकी गति धीरे होती है, बहुत धीमी गति होती है। इस कारण यह क्या होती है, अभिलंब के पास रहती है। अगर रीजन पूछा जाए कि अभिलंब के पास किरण पास रहती है और दूर रहती है, इसका क्या कारण है, तो आप कारण बता सकते हैं कि अब ये क्या होती है, अभिलंब जो होता है, ये किरण जो होती है विरल माध्यम में बहुत तेज स्पीड से चलती है, इस कारण वह दूर भागती है, और सघन माध्यम में वह क्या होती है, किरण धीरे धीरे चलती है, जिसके कारण बच्चों क्या होता है, यह उसके अभिलंब के पास आती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा हो, ये मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों यहां क्या है कि इसको आप अपवर्तन परावर्तन भी समझ गए, अपवर्तन भी समझ गए। अब अगला टॉपिक हम लेके आते हैं गोलीय दर्पण। देखिए बच्चों आज बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इस पर बातें करूंगा। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई टॉपिक आपको विशेष रूप से चाहिए, जिस पर आपको वीडियो अलग से प्रोवाइड करवाना है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए अलग वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ये कह सकते हैं वन शॉट वीडियो है फिजिक्स के लिए, इसलिए वन शॉट वीडियो में मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। बहुत लंबे चर्चा, अगर बहुत डीप चला जाऊंगा बेटा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, जो अपलोड करने में भी टाइम लगेगा और आप तक आपको देखने में भी बोरियत महसूस होगी। आगे अगर हम चर्चा करें गोलीय दर्पण, देखिए बच्चों गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की बात अगर करें तो देखिए दर्पण हम आपको बता चुके हैं, दर्पण क्या होता है, गोली के ऐसा मतलब क्या है कि वह कैसा होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए। वह कैसा होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए। जो गोला होगा वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब गोलीय दर्पण मुख्यतया कितने प्रकार के होंगे बच्चों, 2 प्रकार के, क्योंकि इनको ऐसे बीचों बीच हम अगर काट देते हैं तो इनका एक शेप ऐसे बनेगा। एक शेप कैसे बनेगा, ये आकार बनेगा। दूसरा आकार बच्चों इस प्रकार का बनेगा।
दूसरा आकार इस प्रकार का बनेगा और पहला आकार ये बनेगा। देखिए इसमें अब ये क्या है, कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल है, इसको देखने के लिए ऐसे आप चित्र देख सकते हैं इस प्रकार से, और इसको चित्र देख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल, अगर इसको देखें बच्चों ऐसे, हम इसको कलई पॉलिश कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं कलई पॉलिश। ये तो चारों तरफ से कलई पॉलिश रहा होगा, ठीक ना, ये चारों तरफ से कलई पॉलिश था। अब इसको हम मानते हैं, इसको गोली दर्पण को इसको हम मिटा देते हैं जो कर दिए हैं, तो ये गोली दर्पण को इसको हम नहीं करते हैं, और यहां पे क्या करेंगे बच्चों, और इसको इस पर से हम कलाई पॉलिश कर देते हैं, कलाई पॉलिश कर दिए। अब देखिए क्या होता है कि अवतल दर्पण ये दो भागों में बटेगा गोली दर्पण, एक बटेगा आपका उत्तल दर्पण, एक बटेगा उत्तल और दूसरा बटेगा अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बच्चों देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हम कैसे परिभाषित करेंगे, अगर पूछ ले परिभाषा ही तो आप क्या कहेंगे, अगर उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तो वह क्या कहलाएगा, आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। अगर दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तो वह कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। देखिए बच्चों यहां क्या है, यहां अब अगर आप देखें थोड़ा सा इसको, अगर देखें आप ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ऐसे हम बना देते हैं चित्र। अब चित्र बनाए और यहाँ पे कलाई पॉलिश हम कर दिए, और यहां से मान लीजिए प्रकाश किरणें आ रही हैं, प्रकाश किरणें यहां से आ रही हैं, तो यह किस तल पे हो रहा है, दबे हुए तल पे हो रहा है, और दबे हुए तल पे हो रहा है इसलिए यह क्या कहलाएगा, अवतल कहलाएगा। बच्चों क्या कहलाएगा, अवतल कहलाएगा। और यही अगर ऐसा हो जाता कि इस प्रकार से रहे और इसमें ऐसे कलई पॉलिश रहे और इस पर प्रकाश किरणें आए, तो यह क्या है, उठे हुए तल पे है, अर्थात क्या हो जाएगा, यह उत्तल दर्पण कहलाएगा। बच्चों यह क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। यहां स्पष्ट आपको दिख भी रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको, तो ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कैसे क्या होता है बच्चों, जहां पर दबे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है, और जब उभरे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए बच्चों ये उत्तल है आपका, ये आपका अवतल है। अगर यहां चित्र से देखें तो ये आपका अवतल हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका अवतल, और यह हो जाएगा उत्तल। ध्यान दीजिएगा बच्चों। और वैसे भी उत्तल उठा हुआ तल, अवतल दबा हुआ तल, मतलब क्या है कि अगर उठा हुआ तल रहे तो उत्तल, दबा हुआ तल रहे तो अवतल। देखिए बच्चों यहां क्या है, अवतल उत्तल आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखिए क्या होता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, इसमें विशेष चीज होती है बच्चों, एक चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियां सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, और इसको आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियां और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, इसको मैं थोड़ा सा टाइम लेके समझा देता हूं बच्चों। देखिए बच्चों यहां क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, जो कि 6 स्थितियां थी, इसको थोड़ा बनाने में टाइम लगा इसलिए थोड़ा ब्रेक करना पड़ा। देखिए इसमें मुख्य चीजें जो होती है उसको मैं यही समझा देता हूं। जब आप देखेंगे दर्पण, यहां से थोड़ा देख लीजिए, ये आ रहा होगा शायद आपके इस कैमरे में आ रहा होगा, आ भी रहा है, देखिए। अब यहां बच्चों क्या है, यहां ये हो गया मान लीजिए दर्पण आपका, ये क्या हो गया आपका दर्पण। अब इसमें इस प्रकार से रेखा खींच देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर दर्पण से मिलता है उसको हम पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो आपसे अगर डेफिनेशन पूछे ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण में ध्रुव किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे मुख्य अक्ष और दर्पण जिस बिंदु पर टकराते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद बच्चों यहां पर क्या होता है, इसका ये पूरा सेंटर होगा, ऐसे घूम के जाएगा तो ये पूरा सेंटर होगा, तो सेंटर भी ये पूरा गोला हो जाएगा, और गोले का मध्य क्या होता है, सेंटर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, जिसको हम सी से दर्शाते हैं। तो वो हो गया। आपसे वक्रता केंद्र पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि दर्पण का
दर्पण का मुख्य अक्ष का कह सकते हैं, दर्पण मुख्य अक्ष का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण के मुख्य अक्ष का जो मध्य बिंदु होता है वह क्या कहलाता है, आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र के बीच में बच्चों ये आपका यफ होता है। तो आप कह सकते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, यफ कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, यह यफ होता है। आप अगर फार्मूला पढ़े होंगे तो यफ बराबर r/2 ऐसा पढ़े होंगे। ऐसे संबंधित आपको सवाल भी मिलती है कि यदि किसी अवतल दर्पण में उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी बताइए, या क्या है, यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी कितनी है, यहां से यहां की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और पूरे को हम त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र से पोल के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो इसके मध्य संबंध भी बना है F बराबर r/2 बच्चों। तो इस प्रकार से इसको फार्मूला को आप समझ सकते हैं और उसको भी समझ गए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां हैं वह कौन कौन सी स्थितियां कब कब बनेगी। और उसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछता है कि बताइए किस अवतल दर्पण के किस स्थिति में वस्तु कहां रहे जब उसका प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा बने, या वस्तु से बड़ा लेकिन वास्तविक, वस्तु से बड़ा और वास्तविक बने। ऐसा प्रश्न जब आपको रहेगा तो आपको यहां पे क्या देना है बच्चों, उत्तर देना पड़ेगा। तो यहां देखिए, और ये सीधा उल्टा भी पूछता है प्रतिबिंब कैसा है। जैसे पहले स्थिति में अनंत पर, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर, तो देखिए वस्तु अनंत पे, यहां कहां माना गया, वस्तु कहां माना गया है, अनंत पर, AB पर वस्तु माना गया है। अब यहां से क्या होता है बच्चों, ये किरण चलती है। अब इसको कैसे समझेंगे, A से किरण चलती है और जाकर के दर्पण में टकराती है। टकराने के बाद मुख्य फोकस से होती हुई वह गुजरती है, जाती है, और यहां दूर एक तरफ से गई तो यह मुख्य अक्ष पर, तो ये इसका प्रतिबिंब कहां बना बच्चों, इसका प्रतिबिंब यहीं पर बना, F पर। तो अगर प्रतिबिंब की स्थिति देखी जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, F पर है। प्रतिबिंब का अगर साइज देखा जाए, प्रतिबिंब की स्थिति क्लियर हो गई, और अगर इसका साइज देखा जाए तो साइज अगर देखा जाए बच्चों तो साइज क्या होगी, बिंदु आकार का, पॉइंट आकार का, यह बिंदु आकार का। वस्तु सीधा है, उल्टा है, स्पष्ट होगा ही नहीं भाई, क्या है, यहां कह सकते हैं वस्तु कैसा, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है या आभासी। जब प्रतिबिंब अपनी तरफ बनेगा तो वास्तविक होगा, पीछे बनेगा तो आभासी होगा बच्चों। क्या होता है, आभासी होता है। अब यहां पे एक बात देखें कि कैसा है कि यहां वास्तविक है तो यह आभासी, तो बना किधर, अपनी तरफ बना, इसलिए यह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। देखिए ये सीधा ऊपर की तरफ है, यह नीचे बना, इसलिए यह प्रतिबिंब कैसा है बच्चों, उल्टा है। प्रतिबिंब की जो स्थिति है वह अपोजिट है, उल्टा है। अब यही प्रश्न इससे पूछा जाएगा। अगला टॉपिक जो प्रश्न है, वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो। देखिए अनंत कहां है बच्चों, यहां कहीं अनंत माना जाएगा, यहां कहीं हम क्या मान सकते हैं, अनंत मान सकते हैं। और वक्रता केंद्र C है, इसके मध्य वस्तु कहां रखा गया है, AB को इसके मध्य रखा गया है। तो यहां से क्या होगा, पुनः वही होगा बच्चों, A से किरण चलेगी, दर्पण से जाकर के F से होती हुई चली जाएगी, और दूसरी किरण आपके सेंटर वहीं से चलेगी, सेंटर से होकर के जाएगी। तो देखें बच्चों यहां पर यह प्रतिबिंब कहां मिल रही है, दोनों, यह इसकी अगर प्रतिबिंब बनने की स्थिति कही जाए तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य बन रहा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनने की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य। और उसके बाद बच्चों क्या है, वस्तु कैसा है, ये इसका आकार देखा जाए तो वस्तु से ये छोटा दिख रहा है, और यह वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और उल्टा बन रहा है। कितना चीजें लिखनी होती है, वास्तविक प्रतिबिंब बना, उल्टा प्रतिबिंब बना, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना, और क्या कहेंगे, यह कहां पर बना, तो कहां पर बना, तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य बना। यह आपको एक दो बार अगर फिगर बना लेंगे बच्चों, दावे के साथ कहते हैं ये रट जाएगा, इसको पढ़ना नहीं पड़ता, इसको दो बार चित्र बना लीजिए आपको रट गया। तीसरी स्थिति क्या होनी चाहिए, अब देखिए वक्रता के अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो चुका, तो अब वक्रता केंद्र पर होगा। तीसरा क्या होगा, वक्रता केंद्र पर। देखिए बच्चों यहां बना हुआ है, वक्रता केंद्र C पर लेंगे, वस्तु AB, वस्तु को क्या मान रहे हैं, AB, और प्रतिबिंब को A' B' मान रहे हैं, जैसा कि चित्र में स्पष्ट हो रहा होगा।
तो यहां देखिए बच्चों, तो ये देखा जाए तो वस्तु ए से क्या होती है, चल करके किरण चलती है, दर्पण से टकराती है और एफ से होती हुई चली जाती। दूसरी किरण भी क्या होती है, ए से चल करके एफ से होती हुई दर्पण से टकरा के चली जाती है, और यह मिलती कहां है, इस बिंदु पर मिलती है। तो यहां पर बच्चों देखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति देखी जाए तो वह है केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा है, साइज में बराबर होगा। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु भी है, वहीं पे प्रतिबिंब भी बन रहा है, तो निश्चित ही वह उसके बराबर होगा। और क्या होगा, यह उल्टा प्रतिबिंब बना, और कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना। यह भी बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वास्तव में समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगला बच्चों देखा जाए तो ये स्थिति क्या बनेगी, अब देखिए वक्रता केंद्र तक तो ला चुके हैं, वक्रता केंद्र के आगे आएंगे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य बिंदु वस्तु को रखेंगे। तो कहां रखे हैं, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य ए बी वस्तु को रखते हैं। इससे किरण जा रही है, दर्पण से टकराती है और एफ से होती हुई वापस आ रही है, और दूसरी किरण क्या होती है, सी से होती हुई चली जाती है और पुनः वापस आती है। तो वह दोनों मिलती हुई कहां प्रतीत होती है। अब देखिए बच्चों, जितने पास जाएगा उतने दूर प्रतिबिंब बनेगा, जितने पास जाएंगे उतने दूर प्रतिबिंब बनेगा। अभी क्या हो रहा था, छोटी प्रतिबिंबें बन रही थी, अब प्रतिबिंब क्या हुई, देखिए यह बिंदु आकार की थी, यह बिंदु से बड़ी हुई, तीसरी वाली बराबर हुई, चौथी वाली अब बड़ी हो जाएगी। चौथी वाली क्या हो जाएगी बच्चों, वस्तु से बड़ी हो जाएगी। वो सब वस्तु से छोटी थी और ये वस्तु के बराबर, चौथी क्या हुई, वस्तु से बड़ी हो जाएगी। देखिए यहाँ वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आपको दिख रहा है, छोटा सा प्रतिबिंब, ये वस्तु छोटी, प्रतिबिंब बड़ी। तो क्या लिखेंगे, यह प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य वस्तु के प्रतिबिंब बन रहा है, और यह वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और क्या हो रहा है बच्चों, यह उल्टा प्रतिबिंब है, और क्या है, यह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, आवर्धित प्रतिबिंब है। यह प्रश्न पूछता है कि आप बताइए किस दर्पण में वस्तु का वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ऐसा प्रश्न आप अगर देखें तो मेरे हिसाब से आपका यह प्रश्न है, एनसीईआरटी की बुक होगी कि एक गोली, देखिए उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। कैसा बनाए, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाए। तो यह प्रश्न है। वैसे आपसे कह सकता है कि आपका उल्टा प्रतिबिंब और आवर्धित प्रतिबिंब बनाए, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको सजग रहना है कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। देखिए बच्चों क्या होता है, आप में मुझ में सिर्फ इतना ही फर्क है। ऐसा नहीं है कि हम आपसे बहुत ज्यादा जानते हैं, बस जानते उतना ही है। आप भी बुक वही पढ़ते हैं, हम भी वही पढ़ते हैं, बस इतना अंतर है कि हम बार बार पढ़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा रट गया है, और आप एक बार अभी पढ़े हैं तो कम रटा है। और दूसरी बात ये क्या होती है कि हम कई सारे पड़ाव को पार कर चुके हैं। जैसे अपनी पढ़ाई पढ़े, उसके बाद कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो जीवन में बहुत सारे पड़ाव देखे। इसलिए बच्चों अनुभव जो है आपसे ज्यादा है। पढ़ाई नहीं कह सकते कि आपसे बहुत टैलेंटेड टीचर होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो टीचर से ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, बस उनमें क्या होता है, अनुभव की कमी होती है। उनको सही रास्ता नहीं पता होता है किसके आगे क्या है। और टीचर इतना मज जाता है, इतना जीवन में संघर्ष कर लेता है कि उसको पता हो जाता है कि इसके आगे अब क्या आने वाला है। बस बच्चों यही है। इसलिए आप लोग अपने आप को और प्रिपेयर करिए और इतना ज्यादा उसको तपा दीजिए कि आप कल खरे सोने 24 कैरेट के पूर्ण सोने बन के निकले। देखिए यहां क्या है बच्चों, इसको अगर देखा जाए तो यह चौथी स्थिति भी आपकी कंप्लीट होती। पांचवी स्थिति जब वस्तु कहां हो, अभी देखिए वस्तु क्या हुई, केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य हो गई, तो अब मुख्य फोकस पे होनी चाहिए वस्तु। जब मुख्य फोकस पे होगी बच्चों तो यहां देखेंगे मुख्य फोकस पे जैसे ही वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब उसका अनंत पे कहीं बनेगा। कहां बनेगा बच्चों, अनंत पर कहीं ना कहीं बन जाएगा। अब ये तो हमें नहीं पता है कि वो बन कहां रही है, तो ये अनंत पे कह सकते हैं, या देखें तो इसको क्या कर सकते हैं कि यह प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर बनता हुआ दिखेगा। और अनंत पे बन रहा है बच्चों। और दूसरी बात क्या है कि वस्तु यहां छोटा सा दिख रहा है आपको, प्रतिबिंब बहुत बड़ा दिखेगा ये जितने नीचे जाए। और देखो इसलिए अनंत पे कह रहे हैं मिल रही है, क्योंकि यहां पे चौड़ाई ज्यादा थी, जैसे पास में जा रही चौड़ाइयां घट रही, इसलिए निश्चित है जब ऐसे जाएंगी रेखाएं तो निश्चित कहीं ना कहीं मिलेंगी। इसलिए यह मिलेगी, अनंत पे मिलेगी, और यह वस्तु से बड़ी होगी। प्रतिबिंब कैसी होगी, वस्तु से बड़ी, और साइज में कैसी होगी, उल्टी, सीधी नहीं बच्चों, उल्टी होगी।
और यह प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पे, और साइज में बड़ी हो रही है और वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। ये सारी चीज क्लियर हुआ। अब छठी स्थिति देखें, जब वस्तु कहां हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य हो बच्चों। तो यहां देखें, जैसे ही यहां से एक किरण जा करके दर्पण से टकरा करके इधर आएंगे तो इधर प्रतिबिंब बनना तो संभव नहीं, देख रहे हैं तो इधर दूर दूर भागती जा रही है। ये किरण यहां से आएगी, ये यहां दूर कभी कभी मिलेगी नहीं, इसलिए इनको दूसरी तरफ मिलाना होगा, दर्पण के पीछे। इनका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। और वस्तु कैसा बनेगा, ये देखिए प्रश्न है, यह क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या है कि ये लाइन लाइन डॉट डॉट किए हैं, पूरी लाइन नहीं मिला है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक नहीं आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और यह क्या है, वस्तु से आपका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और बनेगा कहां, दर्पण के पीछे। तो ये देखिए आपकी 6 स्थितियां हो गई, मुख्य रूप से यही 6 होती हैं। अब उत्तल दर्पण की सिर्फ 2 स्थितियां होती है, उसको बच्चों आप अपने से पढ़ लीजिएगा, बहुत शार्ट में है। अब अगला कुछ हम देखते हैं, क्या बताना है आपको। देखिए बच्चों, अब आगे क्या आता है कि दर्पण का उपयोग, क्या आएगा, उपयोग। अब उपयोग जो करें तो इसमें 2 दर्पण है, आपका अवतल है और आपका उत्तल है। तो देखिए इनमें आता है कि उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। तो 2 आता है, इससे ज्यादा आता नहीं बच्चों। देख लीजिए, सुन लीजिए क्या क्या आएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जैसे हम जिससे अपने आपको देखते हैं दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, वो वाला कांच सामान्य कह सकते हैं सेविंग कांच, सेविंग दर्पण के रूप में यूज करना, टार्च के में यूज करना। और देखते हैं आप जैसे बाइक वगैरह होती है, बाइक वगैरह में क्या होता है कि हेडलाइट, जो सामने की लाइट होती है उसमें जो कांच लगा होता है वह कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। अलामा कह सकते हैं, जब सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना होता है, बहुत बड़ा कांच लगा के उसको भी केंद्रित किया जाता है, कई सारे सौर ऊर्जा के रूप में करते हैं उसको। ये रहा बच्चों। उसके बाद अब उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसका उपयोग हम देखें तो इसका उपयोग कहां करते हैं, इसका उपयोग हम करेंगे जैसे गाड़ी में आप देखते हैं कांच में लगा होता है मिरर, पीछे की ओर क्या होता है, कांच मिरर पीछे की ओर लगा होता है। देखते हैं कि गाड़ियों में आप 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, दोनों में क्या होता है, कांच लगा होता है, क्योंकि पीछे देखने के लिए। अब पीछे क्यों देखते हैं, उससे देखिए बच्चों, अवतल से देख सकते हैं, जैसे सामान्य समतल दर्पण देखें, देख सकते हैं, लेकिन क्या है उसमें क्या होगा, वो चीजें नहीं दिखती जो उत्तल दर्पण में क्या होती है, यह इसकी वक्रता गोली होती है ना, इसकी वक्रता होती है, इस कारण यह बहुत सारे पीछे के बहुत दूर तक के वस्तुओं को अपने में संजो करके रखता है। वो प्रतिबिंब तो छोटी बनती है, लेकिन क्या होती है, दूर तक के वस्तुओं को संजो के रखता है, और इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। अब अगर अवतल दर्पण में देखें तो एक ही स्थिति है जिसमें वो सीधा प्रतिबिंब बनता है लेकिन आभासी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में दोनों जो स्थितियां, 2 स्थितियां बनती, दोनों में सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण में पहला उपयोग क्या लिख सकते हैं कि गाड़ियों में पीछे, गाड़ियों में क्या कर सकते हैं, पीछे देखने के लिए, पीछे वो लोगों को देखने के लिए या वस्तुओं को प्रतिबिंब देखने के लिए यूज करते हैं। और दूसरी बात कह सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष जो होती है, दूरदृष्टि दोष के निराकरण में हम क्या करते हैं, वहां तो दर्पण नहीं बल्कि लेंस का यूज करते हैं बच्चों, वो मत लिखिएगा, सॉरी। तो यहां इसको लिखिएगा। अब इसके बाद चिन्ह परिपाटी आता है बच्चों, क्या आता है, चिन्ह परिपाटी आता है। तो चिन्ह परिपाटी को देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहां पे आ जाता है कि दर्पण में चिन्ह परिपाटी का उपयोग, जैसे कि लिखा होता है, आप देखें कि गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अब देखिए गोली दर्पण इस प्रकार से है। अब गोली दर्पण, अवतल दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी है, कैसे करेंगे आप इसको, चिन्ह परिपाटी थोड़ा समझ लें। अब देखिए बच्चों, ये चिन्ह परिपाटी में ये तो दर्पण रहा, ये जो आपका मुख्य अक्ष है यह यक्ष डैश, यक्ष डैश हो जाता है, यक्ष डैश। जैसा कि आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे कार्तीय तल, तो इसको समझिए क्या है, कार्तीय तल। तो ये यक्ष डैश हो गया, ये वाई डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। और आप सबको पता है इस तरफ क्या होता है, प्लस होता है, इस तरफ माइनस होता है, ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो यही बच्चों क्या होती है, चिन्ह परिपाटी होती है। जब भी आपको मेंशन करने को आएगा कि अवतल दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी बताइए, तो आप इसी को लिखेंगे, बस इसको थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा कि इसमें क्या है कि x अर्थात कि दर्पण, और इस बिंदु को हम क्या मानते हैं, P।
P को हम यहां क्या मानेंगे, मूल बिंदु मान लेंगे बच्चों। क्या मान लेंगे इसको, मूल बिंदु। मूल बिंदु से अगर दाएं ओर जाएं तो हमें क्या होगा, प्लस होगा, बाएं ओर जाएं तो क्या होगा, माइनस। अब मूल बिंदु के ऊपर जाते हैं तो प्लस माना जाता है, मूल बिंदु के नीचे जाते हैं तो वह क्या कहलाता है, माइनस कहलाता है। तो यहां मूल बिंदु का आशय कौन है, यहां पे पोल है बच्चों। तो ये आप इसको कर लीजिएगा, इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत लंबा नहीं है ये, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है चिन्ह परिपाटी वाला, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। अगर इसको थोड़ा समझ लेंगे तो आप पूरा पूरा लिखेंगे बच्चों, और पूरा पूरा यकीन है कि आपको नंबर में मिलेगा। देखिए अगला प्रश्न जो है आपका बच्चों, कह सकते हैं कि अब जैसे सवाल वगैरह हम लगाते हैं, हम सवाल वगैरह लगाते हैं आवर्धन वगैरह से संबंधित बच्चों, तो ये आवर्धन से संबंधित सवाल जैसे होता है, आवर्धन होता क्या है, आवर्धन का मतलब बढ़ना, किसी चीज को, छोटे चीज को बड़े चीज में दिखा देना, वही क्या कहलाता है, आवर्धन। अब आवर्धन क्षमता की बात करें हम, तो आवर्धन क्षमता हमको दिखानी होती है। तो ये देखिए एक सूत्र आपके पास होगा, 1/v प्लस 1/u प्लस बराबर 1/f, ऐसा पढ़े होंगे आप लोग, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। ये वाला फार्मूला आप जरूर पढ़े होंगे। वस्तु, प्रतिबिंब और मुख्य, ये जो फोकस दूरी होती है, इसके मध्य क्या होता है, यह फार्मूला होता है। इसको आप पढ़े होंगे, इसको निगमन भी किए होंगे, और ये होता है बच्चों। और उसके बाद इसी से संबंधित क्या होता है, यम आवर्धन। ये क्या होता है, एम आवर्धन जो पूछा जाता है, तो एम आवर्धन बराबर क्या हो जाता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की क्या कर सकते हैं बच्चों, हम ऊंचाई लेते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो एच डैश होगी, बटे क्या हो जाएगी, बिंब की ऊंचाई। बिंब माने क्या होता है, वस्तु, बिंब माने वस्तु, वस्तु की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई बच्चों। तो बिंब की ऊंचाई हम जब करते हैं तो बिंब की ऊंचाई एच मानेंगे, तो यम बराबर एच डैश बटे एच होता है, या इसी को हम लिखते हैं फार्मूला के रूप में माइनस वी अपान यू। माइनस क्या लिख देते हैं बच्चों, v अपान यू। तो इसको अगर हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो यम इक्वल एच डैश अपान एच इक्वल माइनस वी अपान यू। अब इसका हमें क्या होता है कि फार्मूला यूज करते हैं, कहीं ना कहीं सवाल आ जाता है, उसको यूज करने के लिए करते हैं। तो देखिए मैं इसको करवाता हूं बच्चों, ये सवाल एक लिखता हूं और उसके बाद फिर इसको मैं करवा देता हूं।